हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच क्लासेस। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। जैसे कि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं, लेकिन आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो डेली करंट अफेयर्स के जो लास्ट वीक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे अभी यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनमें इम्पोर्टेंट होंगे। और ये एनटीपीसी के लिए सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनमें भी लास्ट वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें इम्पोर्टेंट होंगे। और भी जैसे एसएससी के सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, बैंकिंग के सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। आप जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे उसमें इसके क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, तो आप ये क्लास ज़रूर लें, ठीक है, और अच्छे से। तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, WHO के सदस्यों ने किसे अगले 5 साल के लिए अत्यधिक बहुमत से महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि WHO के जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक के रूप में 5 वर्षों के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो वो है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। एडनोम घेब्रेयेसस। ये जो टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस हैं, ये इससे पहले भी ऑलरेडी महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, और इन्हें अगले फिर 5 साल के लिए WHO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, मैंने आपको उस दिन सब बताया था कि ये कहाँ के थे, और WHO के बारे में बताया था कि WHO की कब स्थापना हुई थी और कब से ही। मैं फिर बता देता हूँ, इसकी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ओके। ऐसे ही हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, रोल्स रॉयस इंडिया के अध्यक्ष किशोर जयराजन को अभी हाल में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे? जो रोल्स रॉयस इंडिया के अध्यक्ष हैं, कौन? किशोर जयराजन। किशोर जयराजन, किशोर जयराजन को ये पूछ रहे हैं किस सम्मान से, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ब्रिटिश के सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान। कौन सा? सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान। सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से अभी किशोर जयराजन को सम्मानित किया गया है, जो कि रोल्स रॉयल इंडिया के अध्यक्ष हैं। आज हम क्वेश्चंस थोड़ी स्पीड में पढ़ेंगे। यदि आपको इन सबकी डिटेल के बारे में जानना है, जो भी क्वेश्चंस की, तो आप हमारे जो पीछे करंट अफेयर्स की क्लास हुई हैं 20 वीक में लास्ट वाले, तो आप वो क्लास ले सकते हैं, जहां से आपको ये क्वेश्चंस की डिटेल में, और जो इसके साथ में स्टैटिक जीके आती है उसके भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज जैसे हम वीकली क्लास ले रहे हैं, वीकली करंट अफेयर्स, तो इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय वायुसेना AIAF इंडियन एयरफोर्स को विश्व वायु शक्ति सूचकांक में किस स्थान पर रखा गया है? जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, विश्व के, जो पूरी दुनिया के विश्व के वायु शक्ति सूचकांक में, किसमें? वायु शक्ति सूचकांक में किस नंबर का आया है? तो ये 3rd पर है। इंडियन एयरफोर्स विश्व वायु शक्ति सूचकांक में 3rd रैंक पर है। किस रैंक पर? 3rd रैंक पर। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संभव पोर्टल को किस राज्य सरकार के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री AK शर्मा ने हाल ही में लॉन्च किया है? देखिए, जो संभव पोर्टल है, संभव पोर्टल को अभी राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। संभव पोर्टल को
ये पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था, तो ये किया था यूपी, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने संभव पोर्टल लॉन्च किया था। संभव पोर्टल की मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू, ठीक है। और ये किसने लॉन्च किया है? तो ये ए.के. शर्मा ने। ए.के. शर्मा जो ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो इन्होंने अभी संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने? यूपी राज्य सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदा, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है। देखिए, जैसा कि टाइम्स पत्रिका हर वर्ष एक सूची बनाती है 100 पर्सन्स की, 100 लोगों की सूची बनाती है, जिसमें दुनिया के जो सबसे ज़्यादा 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोग होते हैं, वो दुनिया के सभी देशों से लेती हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, या और भी विकसित हो या विकासशील जो भी देश होते हैं, उनमें 100 सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनकी एक सूची बनाती है। तो इसमें 2022 के लिए 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? 3 भारतीयों को। नंबर 1 पर करुणा नंदा जो एक वकील हैं, गौतम अडानी ये बिजनेस टाइकून है एक, और किया है खुर्रम परवेज। इन 3 लोगों को टाइम्स पत्रिका की 2022 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन सेवा लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। जो उत्तराखंड है उसकी जो स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य विभाग है, उस विभाग में ड्रोन को लॉन्च किया गया है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? उत्तराखंड। यूके स्वास्थ्य विभाग में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं वैसे ही, हाल ही में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? मैंने आपको बताया था, विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है, तो कृपया लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि वो भी इन क्लास तक पहुंच सकें और अच्छे से, जैसे उनका भी यदि एग्जाम हो तो वो भी एग्जाम देने जाएं, तो उनके भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसमें से फंसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CCEA क्या होता है? ये आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति, एक आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति है CCEA। उसने HZL मतलब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसमें से भारत सरकार की जो हिस्सेदारी थी, कितनी हिस्सेदारी थी? 29.5% की हिस्सेदारी थी, उसको बेचने को मंजूरी दे दी है। जो CCEA है, आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति, उसने HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जो भारत सरकार की 29.5% की हिस्सेदारी थी, उसको बेचने की मंजूरी दी है। और इसको ऐसा करने से लगभग कितने पैसे का मिल जाएगा? जो भारतीय राजकोष है, जो राजस्व राजकोष, उसमें कितना मिल जाएगा? तो 38,000, लगभग 38,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं 29.5% की HZL से हिस्सेदारी बेचने के बाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI ने जापान में स्थित
MUFG बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? देखिए, जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने MUFG, ये बैंक है जापान की, और इस बैंक पर अभी 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कितने का? 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यदि हम बात करें कब लगाया था, तो ये 27 मई 2022 को, 27 मई 2022 को RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जापान में स्थित MUFG बैंक पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मैंने आपको बताया था MUFG बैंक जापान की सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। और ये कब लगाया था? 27 मई 2022 को, ठीक। ये कुछ नियम और शर्तें थी इसकी, मतलब कुछ नियंत्रित करने के लिए। मैंने उस दिन आपको बताया था, जो इसने फॉलो नहीं की, उसके बाद RBI ने इस पर जुर्माना लगाया 45 लाख का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड सरकार ने किस सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के नेतृत्व में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए या उसके कुछ मसौदा तैयार करने के लिए उसके बारे में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? अब ये उनका नाम पूछ रहे हैं। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे वो कौन थे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे रंजना देसाई। रंजना देसाई, ये रंजना देसाई की अध्यक्षता में या इनके नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है। किसकी? कितनी? 5 सदस्यीय समिति। और ये ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के अधिकारी अनवर हुसैन शेख को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? भारत सरकार के अधिकारी हैं कौन? अनवर हुसैन शेख। अनवर हुसैन शेख भारत सरकार के अधिकारी हैं और इन्हें हाल ही में किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो इन्हें हाल ही में WTO की समिति का एक अध्यक्ष बनाया गया है। किसकी? WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये व्यापार संगठन है विश्व का, विश्व व्यापार संगठन। और इसकी मैंने बताया था आपको स्थापना कब हुई थी? 1995 में, ओके। अनवर हुसैन शेख को WTO की एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अनवर हुसैन शेख, जो कि भारत सरकार के एक अधिकारी हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप ये जैसे आप नोट नहीं कर पा रहे हो, मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि फास्ट हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा अभी समझा नहीं रहा हूँ। यदि आपको ये सब क्लास लेनी है तो आप पीछे की हमारी क्लास ले सकते हैं, जो पीछे हमने लास्ट वीक में दी है। और आपको यदि PDF चाहिए डेली करंट अफेयर्स की या वीकली करंट अफेयर्स की, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं डेली पढ़ाता हूँ, तो उसकी अभी टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लिंक जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? भारतीय व्यापार पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। उन्होंने अभी व्यापार का पोर्टल लॉन्च किया है, भारतीय व्यापार पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, भारत के जो निर्यातक हैं, भारत के निर्यातक मतलब भारत से बाहर बेचने वाले, जो भी सामान है भेजने वाले, और विदेशी जो सामान को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उनको आपस में क्या मिलेगा? एक सहायता मिलेगी इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को कांस में हुए फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये पूछ रहे हैं, जो कॉन्स में हमारा फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल हुआ था, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल, उसमें किस भारतीय अभिनेता को
एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे? एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड। तो एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किसे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, जो भारतीय बॉलीवुड के अभिनेता हैं उन्हें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले से साफ कर लेते हैं। देखिए, जो अभी मैं क्वेश्चंस जितने भी कराऊंगा ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम है, या यूपी ट्रिपल एससी का हो, लेखपाल के एग्जाम आने वाले हैं और ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये अच्छे से पढ़ते रहिए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कमेंट कर सकता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल ने किस कंपनी के साथ मिलकर, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पूछ रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल ने किस बैंक के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कौन सा? को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल ने एक कंपनी के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब ये पूछ रहे हैं कि किस कंपनी के साथ इसने ऐसा किया है। तो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। मैंने बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा जो फाइनेंशियल है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली, पूर्ण स्वामित्व मतलब पूर्ण स्वामित्व किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा वाली एक कंपनी है, सहायक कंपनी। कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल। इसने HPCL के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? हसमुख अधिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन है? हसमुख अधिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली कारागार विभाग के साथ समझौता किया है? तो DSEU ने दिल्ली कारागार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। किसने? DSEU ने। इसकी यदि फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रीनियरशिप यूनिवर्सिटी। द दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रीनियरशिप यूनिवर्सिटी ने मिलकर दिल्ली कारागार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये इससे क्या होगा, ये जो जैसे कारागार में जो लंबे समय तक कारागार होती है, जैसे अधिक समय तक, कई को 10-10 साल 20-20 साल के लिए हो जाती है कारागार, तो उनको अंदर प्रशिक्षण के लिए और कौशल विकास के लिए ये क्या करेगा? नई नई योजनाएं बनाएगा, नई नई जो कार्य करेगा उसके लिए, और जो भी मतलब पाठन तैयार करेगा ये करेगा। और ये उसमें पास होने वाले व्यक्ति को, मैंने आपको उस दिन बताया था, अच्छे से समझाया था, आज शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसमें पास होने वाले व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र देगा, जिससे जैसे वो कैदी यदि बाहर निकलते हैं जेल से तो उन्हें रोजगार में क्या मिलेगी? आसानी से रोजगार मिल सकेगा, मदद मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला? कौन सा अवार्ड? स्कॉच अवार्ड। ये किस क्षेत्र में मिला? शिक्षा के क्षेत्र में। किसको मिला है ये? पश्चिम बंगाल को मंजूरी दी है, पश्चिम बंगाल को देने का वादा किया है। और ये कब दिया जाएगा? ये 18 जून
2022 को, 18 जून 2022 को स्कॉच अवार्ड से पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विश्व करियप्पा को हाल ही में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, जो सेन ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक हैं, कौन? नियंत्रक, निदेशक, प्रबंधक निदेशक डॉक्टर विश्व करियप्पा को हाल ही में सम्मानित किया गया एक अवार्ड से। वो कौन सा अवार्ड है? अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु। अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु किसे सम्मानित किया गया है? विश्व करियप्पा को। डॉक्टर विश्व करियप्पा, जो सेन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, जलवायु कार्रवाई पर एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? जो जलवायु के बारे में द्विपक्षीय साझा हो या आपस में जो है जलवायु के क्षेत्र में नई नई परियोजनाएं बनाने के लिए, उसकी कार्रवाई को विकसित करने के लिए और ज़्यादा विकास करने के लिए भारत ने एक देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है। किसके साथ? UAE, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर भारत ने जलवायु कार्रवाई के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि सभी को पता है 27 मई को मनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि 27 मई को। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे पहले और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। ये 1947 से, मैंने आपको उस दिन इनके बारे में बहुत डिटेल से बताया था, आज शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा। 1947 से 27 मई 1964 तक ये PM ऑफ इंडिया रहे थे, इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे, और ये 17 वर्ष तक रहे थे, और ये मृत्यु तक 74 वर्ष की उम्र में, 74 वर्ष की उम्र तक, जब इस टाइम इनकी मृत्यु हुई थी तब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी 27 मई 2022 को कहां पर भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ कर रहे हैं या उद्घाटन कर रहे हैं? सबसे क्या है? भारत ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का PM नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किया है। कब किया है? 27 मई को। 27 मई को। ये पूछ रहे हैं कहाँ किया था, तो ये भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का 27 मई को PM नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में उद्घाटन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जितने क्वेश्चन हैं आप नोट करते चलिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम में। जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी में इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और आप कृपया करें कि वीडियो को लाइक कर दें यदि अच्छी लग रही हो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 26 मई 2022 को भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। किसका? लेवेंडर महोत्सव, भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। किसने? जितेंद्र सिंह, सॉरी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है भद्रवाह, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। कहाँ पर? भद्रवाह, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26 मई 2022 को चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना का एक सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना का एक सर्वेक्षण पोत है। कैसा पोत? सर्वेक्षण पोत, जिसको लॉन्च किया है चेन्नई के पास कट्टुपल्ली स्थान पर। कब किया है ये? 26 मई 2022 को। अब ये पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है, तो वो है नाम निर्देशक। निर्देशक ये एक सर्वेक्षण पोत है जिसे भारतीय नौसेना ने चेन्नई के पास कट्टुपल्ली स्थान पर लॉन्च किया है। कब? 26 मई को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय लॉन्ग जंपर ने 26 मई 2022 को ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता? जो ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में 26 मई को भारतीय लॉन्ग जंपर है जिसने कि स्वर्ण पदक जीता है। तो वो जंपर कौन है? मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर जी हैं जिसने ग्रीस में हुए 12वें इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में लॉन्ग जंप में क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। कब जीता है ये? 26 मई को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने का मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने अपनी देश की पहली डिजिटल जनगणना तो पहली है उस देश की, लेकिन यदि हम वैसे बात करें तो कि नंबर के बारे में, कितने नंबर की है, तो इस बार जो जनगणना होगी वो 6ठे नंबर की होगी और पहली हुई थी 1974 में। कहाँ पर? बांग्लादेश में जनगणना पहली हुई थी 1974 में। इस बार 6ठी जनगणना पर वो डिजिटल, बांग्लादेश की पहली डिजिटल जनगणना करने का मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये किस सरकार ने लॉन्च किया है? ये किया है उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उन्होंने ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है और ये क्या है? भारत का पहला है। अभी पहले चरण में सिर्फ 2 स्मार्ट सिटीज में ये लागू होगा। कहाँ कहाँ पर? पहला भुवनेश्वर, दूसरा राउरकेला। भुवनेश्वर, राउरकेला में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। और ये जब पहले चरण में कितने 90 स्कूलों को ये प्रोग्राम या ये क्या करेगा? ये सुविधा प्रदान करेगा। ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्चून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी है? फॉर्चून जो 500 की एक सूची बनाती है, प्रतिवर्ष बनाती है। ये अमेरिका की राजस्व के हिसाब से सूची बनाती है। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनकी एक सूची बनाती है। उसी में पहली जो क्रिप्टो कंपनी है, कौन सी क्रिप्टो कंपनी शामिल होने वाली कौन सी है? कॉइनबेस कंपनी पहली कंपनी है क्रिप्टो कंपनी जो कि फॉर्चून 500 की सूची में शामिल हो रही है। और यदि बात करें फॉर्चून 500 की सूची में शामिल होने वाली टॉप पर कंपनी कौन सी है, तो वो है वालमार्ट।
और ये वालमार्ट कंपनी लगातार 10वें वर्ष टॉप पर रही है। इससे पहले भी 9 वर्ष फॉर्चून 500 की सूची में टॉप पर रही है। कौन सी? वालमार्ट कंपनी। यदि इस बार सेकंड की बात करें, सेकंड पे अमेजोन है और थर्ड पर कौन सी है? एप्पल। देखिए फॉर्चून 500 की सूची में, एक बार रिपीट करते हैं, फॉर्चून 500 की सूची में शामिल होने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी है? कॉइनबेस। क्रिप्टो कंपनी कॉइनबेस, पहली क्रिप्टो कंपनी कॉइनबेस। ठीक है। सबसे जो टॉपर है वो कौन सी है? वालमार्ट। और वालमार्ट लगातार 10वें वर्ष टॉप पर रही है। पहले पर वालमार्ट, दूसरे पर अमेजोन, तीसरे पर एप्पल। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को कृपया शेयर करते रहें। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? देखिए, जिसने ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं लिया और माउंट एवरेस्ट पर फतेह की है। माउंट एवरेस्ट पर जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर फतेह की है। किसने? प्याली बसाक ने। प्याली बसाक माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के पहली भारतीय बन गई है, प्याली बसाक। और ये जो अन्नपूर्ण है, कौन सी चोटी? अन्नपूर्णा, उस पे भी इन्होंने फतह की थी बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया। किसको CFR मान्यता? CFR मान्यता क्या होती है? मैंने आपको उस दिन बताया था CFR है क्या? तो ये CFR है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्स, CFR। और इसको मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। और पहला राज्य कौन सा था? उड़ीसा। पहला उड़ीसा, जिसने 2016 में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के कुछ क्षेत्र थे जिसको CFR को मंजूरी दी थी अधिकारों को। और अब CFR के अधिकारों को मंजूरी देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। और उसने किस क्षेत्र के CFR अधिकारों को मंजूरी दी है? तो वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, उसमें 2 गांव हैं, गुड़िया पदार और नागलसर। गुड़िया पदार और नागलसर, गुड़िया पदार और नागलसर 2 गांव को के जो CFR अधिकार हैं उनको मंजूरी दे दी। किसने? चंडीगढ़ सरकार, सॉरी छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप ये नोट नहीं कर पा रहे होंगे शायद, क्योंकि अजीब अजीब लिख रहे हैं। ऐसे जीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे अब मैं भी करा रहा हूँ, ये लिखने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे अगर मैं सीक्वेंस में लिखूंगा बिल्कुल लाइनिंग से और एक एक चीज़ नोट कराऊंगा आपको, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। कहीं समझ में नहीं आए तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, क्योंकि वहाँ से आपको भी आसानी होगी। क्वेश्चन समझा तो मैं अब दे रहा हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएंगे तो आप याद कर लोगे आसानी से। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF डाउनलोड करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 मई 2022 को तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन को क्या किया है? उद्घाटन किया है। सम्मेलन 2022 का, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। किसने? राष्ट्रपति कोविंद सिंह ने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और ये कब किया था? 26 मई को। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। देखिए, जो महिला विधायक है, महिला विधायकों का राष्ट्रीय लेवल पर होने वाला ये पहला सम्मेलन है। महिला विधायकों का राष्ट्रीय लेवल पर होने वाला ये पहला सम्मेलन है। कौन सा?
राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2000, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 जो तिरुवनंतपुरम में, जिसका उद्घाटन किया है किसने? रामनाथ कोविंद ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। भारत की जो सेना है, भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू एविएटर के रूप में कौन बनी है? कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना में पहली एविएटर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली कौन है? पहली महिला हैं, और इन्होंने इतिहास रच दिया है ये सब करके। तो उनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में किसे पीएम मोदी ने निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी PS के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है इन्होंने विवेक कुमार को। किसे? विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो विवेक कुमार हैं, ये 2004 वाले IFS के बैच के एक अधिकारी हैं। IFS जो सिविल सर्विसेज में आता है, IFS की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, ठीक है। और उसके 2004 वाले बैच के हैं विवेक कुमार, IFS अधिकारी हैं, जिसे नरेंद्र मोदी का PS के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि आप जैसे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और यदि बेल आइकन दबाते हो तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो जैसे लाइव चलती है, डेली मॉक टेस्ट रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स तो डेली चलती है, मैथ का मॉक टेस्ट डेली, और डेली मॉक टेस्ट GK के, ये सारे मॉक टेस्ट चलते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ाने में और आपको ये सब जानने में कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, उस सब के लिए आपको हेल्प मिलेगी। और वैसे जो बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के हैं वो भी हमारे यहाँ क्लास चलती हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं जाकर। तो अगला क्वेश्चन है, HDFC प्लस रिटेलियो ने लॉन्च किया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक ने रिटेलियो के साथ मिलकर, रिटेलियो के बारे में मैंने बताया था उस दिन आपको अच्छे से। तो HDFC और रिटेलियो ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। अभी हमने पीछे बात की थी कुछ टाइम पहले, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? तो वो लॉन्च किया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ मिलकर, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर। और HDFC ने रिटेलियो के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वो को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड था और ये को ब्रांडेड, ओनली को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। अगला क्वेश्चन है, बहरीन पैरा बैडमिंटन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बहरीन जो पैरा बैडमिंटन का हुआ था, बहरीन पैरा बैडमिंटन में भारत ने कितने जीते हैं? टोटल 23 पदक जीते हैं। यदि हम बात करें कि इसमें 7 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक हैं और 13 क्या हैं? कांस्य पदक हैं। 7, उस दिन मैंने बताया था कि 7 जो रजत पदक हैं, इनमें से 6 तो सिर्फ 3 को मिले हैं, मतलब 3 ऐसे थे स्वर्ण पदक विजेता जिसने 2-2 स्वर्ण पदक जीते हैं। बहरीन पैरा बैडमिंटन में 2-2 पदक जीतने वाले 3 लोग थे। टोटल की बात करें 23 पदक, 7 स्वर्ण
3 रजत 13 कांस्य, किसमें? बहरीन पैरा बैडमिंटन में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एसबीआई ने योनो ऐप पर, उसका एक पोर्टल है योनो प्लेटफॉर्म है, एसबीआई का ऐप भी है, उस पर एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड क्रेडिट लॉन्च किया है। कौन सा? देखिए, एक्सप्रेस क्रेडिट किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने। और अपने योनो प्लेटफॉर्म पर, एसबीआई ने योनो प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया है, जिससे कि जो ऋण उपभोक्ता होते हैं, जैसे मानिए जिसको लोन चाहिए, जिसको पर्सनल लोन की आवश्यकता होती है, वो इस योनो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से 35 लाख रुपए क्या कर सकता है? बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी कागजी कार्यवाही के, क्या, बिना किसी कागजी कार्यवाही के, मतलब विदाउट एनी पेपर वर्क 35 लाख रुपए योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले सकता है कोई भी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ले सकता है, जो इसके लिए एलिजिबल होगा, जो ये सब मतलब जो इसके नियम और शर्तें होंगी उनके अंदर आने वाले। बस ये है कि ये जो एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया है, इससे जैसे कागजी कार्रवाई करते थे हम, पेपर वर्क होता था कि पहले ये करिए वो करिए, इसमें टाइम लगता था। अब ये जो किया है इसने, एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया है, इससे टाइम की बचत होगी, टाइम बहुत कम लगेगा और जल्दी समय में मिल सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया है? तो राष्ट्रमंडल दिवस देखिए, हमारे भारत में तो 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस इंडिया में 24 मई को मनाया जाता है। इंडिया में और कुछ और देश हैं जहां पर 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर देशों में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? मार्च के सेकेंड मंडे ऑफ मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। अच्छा, इसकी थीम इंपोर्टेंट थी। ये जो राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को इंडिया में मनाया गया है, इसकी थीम थी 2022 के लिए, वो थीम क्या थी? डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। आप थीम याद कर लेना इसकी। राष्ट्रमंडल दिवस 2022 की जो थीम थी वो क्या थी? डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू होगा। सिरोही लिली महोत्सव, एक बार और देखिए, सिरोही लिली महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू होगा? तो इसका चौथा संस्करण स्टार्ट होगा मणिपुर में। ये जो सिरोही लिली महोत्सव है, ये एक सिरोही लिली जो है ना, एक पुष्प है, एक पौधा है, पुष्प है, फूल है, जो मणिपुर के एक क्षेत्र में पाया जाता है। सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र में पाया जाता है और बाकी कहीं नहीं पाया जाता। भारत में ही नहीं बल्कि कहीं दुनिया में नहीं पाया जाता। इसीलिए उस फूल के और जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए ये सब महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? सिरोही लिली महोत्सव, जिसका चौथा संस्करण मणिपुर में स्टार्ट होने वाला है। ये राज्य स्तरीय महोत्सव है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल का हो या केंद्रीय स्तर का हो, नहीं, ये सिर्फ राज्य स्तरीय महोत्सव है जो मणिपुर में मनाया जाता है और इसका चौथा संस्करण 25 मई से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला A1S बारगेम सेंटर होगा। तो A1S बारगेम सेंटर कौन सा होगा? प्रोजेक्ट बारडेक। प्रोजेक्ट बारडेक पहला A1
बॉर्गेन सेंटर होगा। कौन सा सेंटर? A1 बॉर्गेन सेंटर। A1 बॉर्गेन सेंटर क्या होगा? बार्टे। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम कौन होंगे? ऑस्ट्रेलिया के जो अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, वो कौन हैं? एंथनी अल्बनीज़। एंथनी अल्बनीज़। एंथनी अल्बनीज़। एंथनी अल्बनीज़। एंथनी अल्बनीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया के अब नए आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, और ये कब होंगे? ये 25 मई, 25 मई से ये बनाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये जो भी क्लास मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे, ये एक वीक के निचोड़ था। मतलब एक वीक में जो होने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने कराए थे, और ये सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव और भी एग्जाम्स के लिए जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है। वैसे आजकल तो मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद करने चाहिए। और यदि इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।